आप सभी के बीच में बहुत खुशी है और गर्व भी महसूस हो रहा है कि आज जिन विचारों की बदौलत आप सभी के बीच में हम पहुंचे हैं और आज अपना पैसा, अपनी गाड़ी, अपना डीजल, अपना पेट्रोल खर्च करके आप इस पंडाल में उपस्थित हुए। आप सबसे पहले इन सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां जोरदार बजाइए साथियों। तत्पश्चात हमारे इस कार्यक्रम को करने में जो बुलताई की जेएफ टीम, हमारे संदीप भाई, हमारे राजा दुर्गे जी, हमारे जामन कुमरे जी और हमारे आसपास के जिले से पधारे हमारे समस्त ज्येष्ठ पदाधिकारियों के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि आप सब की मेहनत के कारण ये इतना बड़ा कारवां यहाँ तक पहुंचा है। और हमारी बीच उपस्थित हमारी माताएं, बहनें, बच्चे, इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। हमारे ये सुपर स्टार सिंगर हमारे मुकेश भाई और हमारी ममता बहन के लिए भी एक बार जोरदार ताली, जिन्होंने शानदार प्रस्तुति दी। आदिवासियों की संस्कृति को, गोंडी संस्कृति को, गोंडी भाषा को अपने गानों के माध्यम से पहचान दिलाने में जो नई पहचान दी आज के इस इंटरनेट टेक्नोलॉजी के युग के माध्यम से, इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। आप सभी साथियों ने आमंत्रित किया, हमारे बैतूल, छिंदवाड़ा, हरदा और होशंगाबाद और आसपास से मध्य प्रदेश से सभी जिलों से उपस्थित हमारे सभी साथियों को तहे दिल से सेवा जवाब। साथियों, आज मुझे गर्व हो रहा है, मुझे खुशी हो रही है कि आदिवासी समाज जाग रहा है। पिछले 70 सालों में आज इस भोले भाले समाज को हमेशा कहीं न कहीं गुमराह किया गया है, हमेशा कहीं न कहीं इस समाज को झूठे सपने दिखाए गए। और हमें दुख इस बात का है कि जिन पुरखों ने, जिन क्रांतिकारी हमारे आदिवासी पुरखों ने आज हमारे लिए जल, जंगल और जमीन की रक्षा करी, आज वो जल, जंगल और जमीन आजाद भारत में 70 साल बाद के आदिवासियों को हासिल होने के बजाय आज उनसे छीना जा रहा है, उनको जंगलों से भगाया जा रहा है, उनको बेकसूर आदिवासी भाइयों को गोलियां चलाई जा रही है, उनको जेलों में डाला जा रहा है। लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी सत्ताएं, कई प्रकार की पार्टियां बनी इस देश में, कई सत्ताएं आई, कई गई, लेकिन आज हमारा आदिवासी समाज वहीं का वहीं है। आज देश जैसा ही वैचारिक क्रांतिकारी संगठन बना और इस संगठन के माध्यम से हमने सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के अलग अलग टुकड़ों में बटे हमारे आदिवासी समुदायों को, पहले भील अलग रहते थे, अलग जाते थे, बिलाले अलग जाते थे, कोरकू अलग जाते थे, गोंड अलग जाते थे, मुंडा, संथाल, उराव, हो अलग अलग जाते थे, लेकिन हमने जेएफ के माध्यम से सभी आदिवासी समुदायों को एक मंच पर, एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा किया। और आज ये देश की ताकत है कि आज आप सभी पंडाल में एक साथ उपस्थित हुए हैं। साथियों, मैं अपने बारे में भी, हमारी माताएं बहना ये नहीं जानती होंगी कि पहली बार जो देख रहे होंगे, मैं डॉक्टर, मैं एम्स में प्रोफेसर था और मैं जनरल मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएशन हूँ। मैंने ग्वालियर से जयराजे मेडिकल कॉलेज से 2012 में MD मेडिसिन में पास हुआ, उसका दिल्ली एम्स में प्रोफेसर रहा, वहां से 2016 में आके हम शुरू से पिछले 10 साल से जेएस के माध्यम से हम लोग आदिवासी समाज के जल, जंगल, जमीन की लड़ाई, उनके शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनके अधिकारों की लड़ाई, अभी विधायक नहीं बना उससे पहले भी मैं लड़ता रहा, लेकिन अब विधायक बनने के बाद में एक संवैधानिक तरीके से, संवैधानिक व्यवस्था के भीतर, इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर अपनी आवाज उठाने का मुझे सौभाग्य आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ। और मध्य प्रदेश में इन 4.5 सालों की मेरे विधानसभा विधायकी में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा विधानसभा प्रश्न पूछने के मामले में दूसरे नंबर का विधायक बना हूं। और आप लोगों को ये भी बता दूं कि अभी तक हमारे जितने भी नेता, विधायक, सांसद बनते हैं, भाई जो विधायक जिस विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनता है वो उसी क्षेत्र से बाहर कभी नहीं निकल पाता है। उसी क्षेत्र के मुद्दे, उसी क्षेत्र की समस्याएं 90% उसी क्षेत्र का सांसद उसी क्षेत्र की बात करता है। लेकिन डॉक्टर हीरा अलावा एकमात्र ऐसा विधायक है जो हर जिले में, हर जिले के आदिवासी भाइयों के साथ साथ सामान्य वर्ग के, चाहे किसी भी वर्ग, जाति, धर्म का आदमी हो, पीड़ित हो, उसके हक की लड़ाई विधानसभा में मैंने इन 4 सालों में डंके की चोट पे लड़ी है मेरे भाई।
मैंने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि मुझे पार्टी अगली बार टिकट देगी या नहीं देगी, विधायक बनूंगा या नहीं बनूंगा। लेकिन मैंने कहा कि मैं जिस मकसद के लिए विधानसभा के भीतर मैंने कदम रखा, पहली बार जय जोहार जय आदिवासी का नारा लगाया। मैंने कहा अगर उस समाज, जिस समाज ने मुझे पैदा किया, जिस समाज में मुझे पहचान दी, जिस समाज ने मुझे आरक्षण दिया, और उसकी आवाज अगर मैं प्राथमिकता के तौर पर अगर नहीं उठाया तो मेरा विधायक बनना किसी काम का नहीं है। साथियों, हम समाज में बदलाव लाना था, समाज में राजनीतिक बदलाव हो, सामाजिक बदलाव हो, आर्थिक बदलाव हो, हम हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, आज से 10 साल पहले जब जय संगठन नहीं बना था तो हमारे लोग, आदिवासी भाई, खुद को आदिवासी कहने से शर्माते थे, डर महसूस करते थे या हिचक महसूस करते थे। अपने आप को कोई ठाकुर बोलता था, अपने आप को कोई राजपूत बोलता था। लेकिन जय संगठन ने कहा कि आपकी पहचान ही आपके लिए सर्वोपरि है, और आपकी पहचान के लिए भले हम आदिवासी हुआ तो क्या हुआ, इस देश के मालिक, इस देश के मूल निवासी है, और हमें अपनी पहचान पे, अपनी आदिवासियत पे गर्व करना चाहिए। और हमने हमारे आदिवासी भाइयों को गर्व करना सिखाया। जब मैं विधायक नहीं बना था उससे पहले हमारे आदिवासी समाज के विधायकों की स्थिति देखते थे तो हमारा कोई गरीब आदिवासी भाई उनसे मिलने जाता था तो उनको परमिशन लेना पड़ती थी। आज हमारा गरीब आदिवासी भाई पढ़ा लिखा नहीं होता है। आज हमारा आदिवासी के स्वाभिमान में, उनके नेचर में एक हिचक होती है। लेकिन जब से मैं विधानसभा के भीतर गया और डंकी की चोट पे आदिवासियों की बात करी, आदिवासियों के अधिकारों की बात करी, उनके जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी, आज मध्य प्रदेश में सभी लोग आदिवासी की बात करने लगे। यहाँ तक कि सरकारें, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, जिनको आदिवासी मुख्य धारा में आज सरकार बनाने के लिए जिनको महसूस हो रहा है कि आदिवासी जिधर जाएगा उसकी सरकार बनेगी, और ये देश की ताकत के कारण संभव हुआ। आज ये युवा जुड़े, ये माताएं बहनें हमसे जुड़ी है। आप बताओ, कभी मैंने आप लोगों को किसी प्रकार का कोई लालच दिया हो, कभी किसी भी प्रकार की कोई अफवाह फैलाई हो? हमने जो भी कहा सच कहा और उसको पूरा करके दिखाया। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, पिछले 10 साल के इस कार्यकाल में जैसे किया हमने आदिवासियों को, आप देखो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, 5वीं अनुसूची बनी 1950 में, संविधान में तो लागू हो गई, लेकिन आज भी ग्राउंड लेवल पे 5वीं अनुसूची के प्रावधानों को सरकारों ने इंप्लीमेंट नहीं किया। 6वीं अनुसूची बनी 1950 में लागू हुई, लेकिन आज दिनांक तक उनके अधिकारों को इंप्लीमेंट नहीं किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि संविधान देश का सबसे लोकतांत्रिक, देश में सबसे खूबसूरत संविधान है, और अगर इस संविधान को लागू करने वालों की मंशा ठीक नहीं रही तो इस संविधान का भी कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। आज भी देश में अमीरी और गरीबी के बीच का फासला आप देखेंगे। एक वर्ग ऐसा है कि उसके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए मजबूर है, और वो भी अतिथि शिक्षकों के भरोसे। और एक वर्ग ऐसा है जिनके बच्चे 1 साल की 10-10 लाख रुपए की फीस वाले स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये असमानता हमारे देश में कभी भी इस देश का भला नहीं कर सकती मेरे भाइयों। हमको ये अमीरी और गरीबी के बीच की लड़ाई, अमीरी और गरीबी के बीच का फासला कम करना पड़ेगा। आज सरकारें योजनाएं तो बना रही है, आज सरकारें योजनाएं बना रही है, आदिवासी के नाम पर राजनीति भी कर रही है, लेकिन आप लोग बताओ कि सही मायने में वो योजनाएं के गरीब मजदूर किसान आदिवासी भाई तक पहुंच रही है? नहीं पहुंच रही है। सारी की सारी योजनाएं ये जो बड़े बड़े उद्योगपति, तो बड़े बड़े पैसे वाले लोग पूरी योजनाओं का फायदा उठा रहे, और हमारा आदिवासी भाई कल भी गरीब था और आज भी गरीब है। लेकिन जयस के माध्यम से हमने हमेशा सरकार को ललकारा है, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी की हो। हमने कहा कि जो सरकार सत्ता में है हम उससे आंख से आंख मिला के बात करेंगे, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, लेकिन हम हमारे अधिकार तुमसे लेके रहेंगे। हमारे गोंडवाना के हमारे मार्गदर्शक और हमारे कुशल राजनीतिज्ञ रहे दादा हीरा सिंह मरकाम जी, उन्होंने एक बात हमको हमेशा सिखाई कि आज के जमाने में आपको कोई अपना अधिकार देने वाला नहीं है, आज के जमाने में आपको कोई हक देने वाला नहीं है। अगर अधिकार चाहिए, हक चाहिए तो छाती पर चढ़कर, सीने पे चढ़ के लेना पड़ेगा। उन्होंने हमेशा एक बात कही कि अधिकार हमारे जीने के चढ़कर लेंगे सीने से। जोर से बोलना, अधिकार हमारे जीने के, अरे अधिकार हमारे जीने के।
अभी तक आदिवासी समाज में क्या चला रहा है कि जिसका बाप दादा मंत्री था उसका बेटा विधायक और अगली बार और मंत्री बन जाता था। अभी तक या तो कोई झंडे उठाए 20-25 साल राजनीतिक पार्टियों के, या आरएसएस बीजेपी के झंडे उठाओ, या इधर इधर झंडे कांग्रेस में झंडे उठाओ तो विधायक बनता था। लेकिन जयेश ने कहा है कि आप लोगों को किसी भी पार्टी के झंडे उठाने की जरूरत नहीं। जिस दिन हमारा समाज एकजुट हो गया कि जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले आदिवासी बेटों को, पढ़े लिखों को हम विधानसभा में एंट्री कराएंगे। लेकिन भरोसा और विश्वास रखना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ भरोसे और विश्वास की है। अभी हमारे छिंदवाड़ा के जयेश अध्यक्ष प्रतिनिधि महेंद्र प्रतिनिधि जी बोल रहे थे कि कॉम्प्लेक्स परियोजना के हमारे छिंदवाड़ा के भाई बंधु यहाँ पे मेरे से मिलने आए हुए। आपके ये गंजाल मुराल गंजाल डैम वाले भी हमारे आदिवासी भाई मुझसे मिलने गए थे। आपके मंडला, डिंडोरी और कई उधर जिलों के आदिवासी भाई मेरे से मिलने आते हैं। कई लोगों की समस्या रहती है। आज सरकारें तितली पालने के नाम पे आदिवासी गांव को हटा रही है, और टाइगर पालने के नाम पे आदिवासी गांव को हटा रही है, हिरण पालने के नाम पे आदिवासी गांव को विस्थापित कर रही है, डैम बनाने के नाम पे आदिवासी गांव को स्थापित कर रही है। जो पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों सालों से इस भारत भूमि के मालिक है, उनको उनकी जमीन से विस्थापित करने का काम कर रही है। हमने कहा जयेश के माध्यम से जब तक ये संगठन और जयेश युवा जिंदा है, किसी भी कीमत पर हमारे आदिवासी भाइयों को 1 भी इंच जमीन नहीं लेने देंगे सरकारों से, और उनको उनके गांव से विस्थापित नहीं होने देंगे। क्योंकि जिस जगह से, जिस जमीन से हमारा आदिवासी भाई हटता है, उसका गांव जाता है, तो उसकी सिर्फ वो गांव ही नहीं जाता है, उस क्षेत्र विशेष की संस्कृति, उसकी भाषा, उसकी परंपराएं हमेशा खत्म हो जाती है। और आज हमारी लड़ाई क्या है? आज ये आदिवासी समाज अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है। आज हम अगर अपनी भाषा भूल जाएंगे, अपने रीति रिवाज भूल जाएंगे, अपनी परंपराएं भूल जाएंगे, तो हम आदिवासी से हाथ धो बैठेंगे। संविधान में तो आपको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया, लेकिन उसमें यह भी लिखा है कि आप तो अनुसूचित जनजाति से कभी भी बाहर और अंदर कर सकते हैं। अगर जिस दिन आपने अपनी संस्कृति परंपराएं छोड़ी, आप इस अनुसूचित जनजाति से भी बाहर हो जाओगे। तो साथियों, मेरी माता बहनों, आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ। हमको लोग बोलते हैं कि यार तुमको तो हिंदी भाषा में बात नहीं करते आती, तुमको तो अच्छे कपड़े नहीं पहनने आते। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि ऐसे ही जब हम लोगों ने जय शुरू किया था 10 साल पहले, तो लोग मजाक उड़ाते थे, क्या आदिवासी की बात करते हो। लेकिन आज वही समाज और वही मजाक उड़ाने वाले गर्व से जय आदिवासी बोलते हैं। जय के माध्यम से गर्व से कहते हैं कि हम आदिवासी है, इस भारत के मालिक है, इस धरती के बेटे हैं, इस जंगलों के मालिक है। हम गर्व से कहते हैं लोग। ये क्यों हुआ? क्योंकि हम एकजुट हुए, हम लोग एक साथ दिखे, और हमारी यही ताकत है। आज ये बोलता है कि धरती पर इतनी बड़ी संख्या में हमारे युवा लोग आए हैं। क्यों आए हैं? ये इनको पता है कि आज ये जय संगठन उनके जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहा है। और मैं छिंदवाड़ा के हमारे जो भाई लोग आए हैं, जो कॉम्प्लेक्स परियोजना का, मैंने हमारी कोई दीदी थी सरपंच, पूर्व सरपंच रही है, उन्होंने मुझे फोन लगाया था कि सर हमारा आदिवासी गांव ये विस्थापित हो जाएंगे। तो मैंने कहा कि भले मैं मनावर का विधायक हूँ, लेकिन मध्य प्रदेश की विधानसभा के भीतर भी विधायक हूँ, और जब तक डॉक्टर हीरा लाल विधानसभा के भीतर है, किसी माई का लाल नहीं कि हमारे आदिवासी गाँव को हटा के भगा दें। मैंने अभी भी विधानसभा में प्रश्न लगाया है, और मैं चाहता हूं कि सिर्फ हीरालाल अलावा ही नहीं, ऐसी लड़ाई लड़ने वाले समाज के कई बेटे विधानसभा में भीतर जाए। इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूं कि राजनीतिक पार्टियों ने पिछले 70 सालों से धोखा दिया, और अगर अभी समाज के साथ धोखा हुआ तो हम आदिवासी बनने लायक में हमको धीरे धीरे खत्म कर देंगे लोग। इसलिए अभी भी हमारे समाज के लोगों को एक साथ हो जाना चाहिए। और जहां पर भी हमारे हक और अधिकार की बात करने वाले बेटे हैं, जहां पर हमारे आदिवासी की लड़ाई लड़ने वाले युवा है, उनको विधानसभा में जाने का मौका दो। आपकी लड़ाई यही लोग लड़ेंगे, वरना ये चंदा लेकर पैसे की भीड़ में आने वाले लोग कभी आपका भला नहीं करने वाले हैं। आज मैं क्यों डंके की चोट पे आप लोगों की बात कर रहा हूं? आज मैं क्यों आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहा हूं? क्योंकि मेरे को पता है कि पार्टी टिकट दे न दे, मेरा समाज मेरे साथ खड़ा हुआ है, और जैसे भी समाज साथ में खड़ा रहा है, कोई भी किसी की हिम्मत नहीं कि आपको अपनी आवाज ऊंची करने से रोक सके। आज विधानसभा में, मध्य प्रदेश विधानसभा में 47 विधायक है, लेकिन आदिवासी की बात करते हुए नजर आते क्या? देश की संसद में 47 सांसद है, लेकिन आदिवासी की बात करते हुए नजर आते क्या? इनको शर्म आती है आदिवासी की बात करने।
में, लेकिन इनको अगर इतनी ज्यादा शर्म आ रही तो 2023 और 2024 के चुनाव में इन शर्मिंदा लोगों को अपने घर में बिठा दो और आदिवासियों की बात करने वाले बेटों को विधानसभा में पहुंचा दो। तो यही आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ। और उसके लिए बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं। ये पांडाल में बैठे इतने लोग भी अगर आज इस संकल्प ले और कसम खा ले कि हमारी जो बात करेगा, जो आदिवासी की बात करेगा, वही आदिवासी पर राज करेगा, अगर ये संकल्पना ले ली तो किसी की माई के लाल की हिम्मत नहीं कि आपको वहां विधानसभा में जाने से रोक सके। क्या आदिवासियों की बात करने वाले, उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले बेटों को विधानसभा में जाना चाहिए? आप बोलो कि जाना चाहिए तो जोर से बोलो, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हाथ खड़े करके एक बार मुझे भरोसा दिलाओ कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? आप साथ दोगे उनका? देखिए, अगर आप लोगों ने ईमानदारी से साथ दे दिया, मैं बहुत ज्यादा भीड़ का भरोसा नहीं करता, लेकिन इस पांडाल के नीचे अगर 500 लोग बैठे और 500 लोग भी अगर मैदान में मोर्चा संभाल लिया तो किसी की हिम्मत नहीं कि आपको विधानसभा के अंदर 2023 का चुनाव जीतने से कोई रोक सके और जाने से रोक सके। लेकिन जो जज्बा और जुनून आप लोगों के अंदर है, जो जोश आप लोगों के अंदर है, ये कभी कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये कम हो गया तो आपके जल जंगल जमीन से आपको हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। ये डैम परियोजनाएं, बांध परियोजनाएं बनती रहेगी। हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि देश का विकास नहीं हो, हम भी चाहते हैं कि देश का विकास हो। हम भी चाहते हैं कि हमारा समाज आर्थिक रूप से सक्षम बने। हम भी चाहते हैं कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिले, लेकिन मिलेगा तभी जब वो अपने हक और अधिकार के लिए खुलकर सामने आएगा, जब ऐसी सरकार बनाएगा, ऐसे युवाओं को विधानसभा और लोकसभा में भेजेगा जो आपकी बात करेंगे। आपके नाम पर विधानसभा में जाकर, लोकसभा में जाकर जो गुलामी करने वाले विधायक और सांसद कभी आदिवासियों का भला नहीं कर सकते। आज देश ने युवाओं के भीतर एक उम्मीद जगाई है, आज देश ने युवाओं के भीतर एक जज्बा जगाया है, आज देश ने युवाओं के भीतर एक जुनून जगाया है। और उसी जुनून और जज्बे को अगर पकड़ के रहेंगे तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हमारे नए युवा विधानसभा के भीतर पहुंचेंगे। बंद हो गया मेरे साथियों, देखो आज हम लोगों को मुझे भी बनावर से इतनी दूर आने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इतना लंबा सफर तय करना मुश्किल होता है। मैं बार बार हर जगह नहीं जा पाता हूँ, लेकिन हमको ये भी है कि भाई हम अगर विधानसभा के भीतर रहे तो आपकी आवाज, भले किसी भी जिले का आदिवासी भाई हो, उसकी आवाज हम विधानसभा के लिए लड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम ही नहीं गए तो आपकी आवाज उठाने कौन उठाएगा? जिन्होंने 70 साल से हमको धोखा दिया, उन पे भरोसा कर सकते हैं क्या हम लोग? नहीं कर सकते। तो क्या नया युवा नेतृत्व 2023 साकार होना चाहिए? तो इस बार आप सभी युवाओं से, हमारे बैतूल के युवाओं से विशेष अनुरोध है कि देखिए साथियों, ऐसा मौका बार बार कभी नहीं आएगा हमारे पास। और इस बार अगर विधानसभा के भीतर घुस गए तो ये मान के चलो कि हमारे आने वाली हजारों पीढ़ियों का उद्धार होने वाला है। और अगर नहीं घुसे तो फिर कभी नहीं घुस पाओगे। और दूसरी बात, घुसने लड़ने से मत डरना, कभी भी कदम पीछे मत हटाना, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए तो सारा जहान है। लेकिन हौसला और हिम्मत मत हारना। ये डॉक्टर हीरा अलावा आप लोगों के साथ में है। जब भी जरूरत है विधानसभा के भीतर दहाड़ने के लिए मैं तैयार हूँ, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। आपको पता है कि आपके बैतूल में कैसे फर्जी मुकदमे डाल के अपने लोगों को जेल में डाल दिया था, कैसे हमारे अभी कई देखते रहते खंडवा में हमारे आदिवासी भाइयों को जंगलों से बेदखल किया जा रहा है। सरकारें कानून बनने के बाद भी, आज भी इन्होंने वन अधिकार कानून 2006 में बना लेकिन पट्टा नहीं दिया। अभी बड़ी मुश्किल से डॉक्टर हीरा अलावा विधानसभा में पहुंचा तो जो कानून 1996 में बना, पैसा 2022 में सरकार नियम बनाए। आप सोचिए, अगर मैं अंदर नहीं जाता तो अभी भी ये कानून नहीं बनता। लेकिन अगर मैं अंदर गया, लड़ाई लड़ी तो ये पैसा नियम 2022